Hello and good morning everyone. Welcome in the class of economics. So students, in our previous class we have started the last chapter of microeconomics, that is price determination under perfect competition, right? We have discussed the very interesting concept in our previous class about the equilibrium. We have discussed how the equilibrium is attained with the interaction of demand and supply forces, and equilibrium prices are determined at the point where demand is exactly equal to supply, right? So we have also discussed that the demand curve is downward sloping because of inverse relationship between price and quantity demanded, and the supply curve slopes upward, and point E where both these demand and supply interact is known as equilibrium point. Today we have to discuss about the concept of excess demand and excess supply. देखिए excess demand क्या है, excess supply क्या है. Although कल हमने पढ़ लिया था excess demand क्या होता है, excess supply क्या होता है, आज इसका एक overview ले लेते हैं with the language of your book. Excess demand basically refers to a situation when quantity demanded is more than quantity supplied at the prevailing market price. और ये जनरली होता है lower prices पे, जब प्राइस इक्विलिब्रियम से कम रहती है, इक्विलिब्रियम से लो रहती है, उस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड होती है मार्केट में. एक ऐसी सिचुएशन जहां मार्केट में सभी बायर्स मिलके ज्यादा गुड्स खरीदना चाहते हैं और सभी सेलर्स कम सेल करना चाहते हैं क्योंकि प्राइसेस लो है. तो ये देखिए लो प्राइस पे एक्सेस डिमांड है. एक्सेस डिमांड का प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए. एक्सेस डिमांड का प्रेशर जो है वो प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा. एक्सेस डिमांड के प्रेशर से प्राइस बढ़ेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज का प्रेशर क्या करेगा, डिमांड को थोड़ा सा पीछे ले आएगा. प्राइस बढ़ते ही डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी और सप्लाई थोड़ी सी आगे आ जाएगी, और ये डिमांड और सप्लाई तब तक काम करेंगे जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसको अगर आप डायग्राम पे बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड जब कम होती है तो अपवर्ड मूवमेंट आता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का अपवर्ड मूवमेंट हमने पढ़ा है इसके बारे में डिमांड वाले चैप्टर में. और क्वांटिटी सप्लाइड जब बढ़ती है तो अपवर्ड मूवमेंट आता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट, राइट. तो ये तब तक चलेगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. तो इसी चीज को लिख के बताया हुआ है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में प्राइस पे प्रेशर आएगा और प्राइसेस इंक्रीज होने लगेंगे. ठीक है. तो जैसे ही मार्केट प्राइस इंक्रीज होंगे, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड थोड़ी सी फॉल होगी और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी. ये तब तक चलता रहेगा जब तक वापस री इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक चलता रहेगा. तो ये आपको प्रेजेंट कैसे करना है, कल भी मैंने आपको बताया था. एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप इसको बना सकते हैं, एक छोटे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं. तो वो जरूर अच्छे से समझाइएगा क्योंकि उसी पे बेस करेगा आपके सारे मार्क्स. आप कैसे पॉइंट्स को लिखते हैं, कैसे आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा अल्टीमेटली आपका स्कोर, है ना. तो बहुत ध्यान से इसको आपको प्रेजेंट करना है. आप चाहें तो एक शॉर्ट तरीका अपनाएं. किस तरीके से, देखिए आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएं. मैं आपको बना के दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि कल मैंने आपको बना के दिखाया था. हम वो साथ में पढ़ लेंगे. अभी एक बार आप देख लीजिए एक्सेस सप्लाई वाला, ठीक है. फ्लो चार्ट हम साथ में समझ लेंगे. एक्सेस सप्लाई ऐसी सिचुएशन है जब किसी गिवन प्राइस पे सप्लायर्स ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं लेकिन डिमांड कम है, और ये रहेगा जनरली हाई प्राइस पे. तो हाई प्राइस पे ऐसा रहेगा और अल्टीमेटली उस टाइम पे सब प्राइसेस को कम करना चाहेंगे, है ना. प्राइस रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि सेलर को पता है कि भाई मार्केट में बायर्स जो हैं वो कम है, तो सेलर प्राइस को रिड्यूस करेगा टू इंक्रीज द डिमांड, और इससे सच में डिमांड बढ़ेगी भी. डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, सप्लाई थोड़ी कम होगी, और तब तक चलेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. तो देखिए जरा इसको प्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका. कुछ इस तरीके से आपको ये बनाना है. सबसे पहले आपको लिखना है एक्सेस डिमांड. मैं एक्सेस डिमांड वाला बता रही हूँ, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे एट लो प्राइस. ये लो प्राइस पे आता है, जब इक्विलिब्रियम से कम होती है प्राइस तब आता है. फिर एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, आपको ये एरो बना के मेंशन करना है कि एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगेंगे. उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, करेक्ट कर रही हूँ इसको. एक्सेस डिमांड का प्रेशर क्या करेगा, प्राइस को इंक्रीज कर देगा, प्राइसेस इंक्रीज होने लगेंगे.
अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे आपको इसके दो पार्ट करने हैं। प्राइस इंक्रीज होने से हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड तो क्या होने लगती है, फॉल होने लगती है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होने लगती है, राइज होने लगती है। ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉल और राइज कब तक चलेगा, ये आप एक शॉर्ट अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तब तक जब तक मार्केट डिमांड किसके इक्वल नहीं आ जाती, मार्केट सप्लाई के। बस ये आप अगर ये चार्ट भी एक्सप्लेन कर देते हैं ना तो वहीं पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, इसको अच्छे से समझ में आ गया कि एक्सेस डिमांड का प्रेशर प्राइस को बढ़ाएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, राइट, री इक्विलिब्रियम तक ये चलता रहेगा। तो ये प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। थम्स अप देके बताइए क्या ये प्रेजेंटेशन सभी को आ गया है, सब बना सकते हैं इसको अट्रैक्टिव वे से। चलिए दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस सप्लाई के टाइम पे क्या होगा। तो देखें एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, बस ज्यादा चेंजेस नहीं है। पहली बात तो एक्सेस सप्लाई रहेगी हाई प्राइस पे, तो मैं यहाँ पे एक्सेस सप्लाई लिख के यहाँ लिख देती हूँ एट हाई प्राइसेस। ये देखिए एक्सेस सप्लाई है, हाई प्राइस पे है, इक्विलिब्रियम से थोड़ी ज्यादा प्राइस होगी तो एक्सेस सप्लाई रहेगी। अब इसका प्रेशर प्राइस को रिड्यूस करेगा क्योंकि सेलर ज्यादा है और बायर कम है। जब प्राइस रिड्यूस होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड थोड़ी सी कम होगी। कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जब तक वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, कब तक हम एडजस्ट करते रहेंगे डिमांड और सप्लाई को, जब तक वापस इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता है मार्केट। सिंपल सा पार्ट था, आ गया है सभी को समझ में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ग्राफ हमने समझ ही लिए थे, कल कवर कर लिया था ये वाला पूरा पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन आपके नहीं है, वायबल नॉन वायबल इंडस्ट्री, आपको ये पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट सपोज इक्विलिब्रियम पे हो और अचानक से डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई बढ़ जाए तो उसके बढ़ने की वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये हमें समझना है। तो इससे पहले एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि अभी तक जो समझा है उसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अभी तक के टॉपिक में आपका बनेगा, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग टेबल एंड ग्राफ। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, तो आप सबसे पहले बताएंगे मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन ऑफ बैलेंस। आप देख लीजिए बुक में, टिक कर लीजिए साथ साथ में। आप सबसे पहले ये मेंशन करेंगे, market equilibrium is determined when quantity demanded of a commodity becomes equal to quantity supplied। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये आपको ये पूरा लिखना है। The price determined corresponding to market equilibrium is known as equilibrium price and corresponding quantity is known as equilibrium quantity. Then you have to note it down. Let us understand the determination of equilibrium assuming chocolates with the help of given table and schedule। आप ये शेड्यूल टेबल एंड ग्राफ, ये टेबल और ये ग्राफ प्रॉपर ऐसे ही बनाएंगे। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, एवरीथिंग नीड टू बी मेंशन्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाएंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखेंगे, market demand curve intersect the market supply curve at point T, which is market equilibrium. At this point, ₹6 is determined as equilibrium price and 60 chocolates is equilibrium quantity. ये मैं जो आपको पहला क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं पूछेंगे फिर कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग of excess demand and how the situation will be normalized after excess demand, या how the equilibrium will be re-attained after excess demand। तो excess demand का meaning,
फिर एक्सेस डिमांड का ये ग्राफ, मीनिंग में केवल आपको मार्केट प्राइस तक बताना है, देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ शोइंग द एक्सेस डिमांड सिचुएशन एंड देन yes 30. Then you have to explain these points. The excess demand will lead to competition among the buyers, which will increase the price of commodity. Simple इतना ही लिख देंगे. The excess demand will lead to competition among the buyers, which will increase the market price of commodity. Due to increase in market price, the market demand will fall and market supply will rise, which will continue until the equilibrium is attained. बस ये सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे आप, ठीक है, बहुत ही अच्छे से. और जो मैंने अभी छोटा सा फ्लो चार्ट बताया था वो बना के फिर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में क्या क्या होगा ये अच्छे से बता देंगे. बस अभी तक ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. अब आपको टॉपिक नंबर 11.4 समझना है. ये आपको बता रहे हैं पहले तो कि डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है और सप्लाई कर्व कब शिफ्ट होता है. थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई के शिफ्ट वाली कंडीशंस है ये. यानी डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट प्राइस पे ड्यू टू एनी अदर फैक्टर. कोई भी फैक्टर हो सकता है प्राइस के अलावा, जैसे कि इनकम ऑफ बायर हो सकता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर हो सकता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो डिमांड को और सप्लाई को शिफ्ट करती थी. चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है ये वाला पोर्शन, राइट. डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट होते थे जिन पॉइंट से, तो उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीजें बता रखी है. देखिए, a demand curve can shift due to the following reasons. कौन से? Change in price of complementary goods, change in price of substitute goods, change in income of buyer, change in taste and preferences of consumer, expectations of change in future prices और change in population. ये वो पॉइंट्स है जो डिमांड कर्व को या तो राइटवर्ड शिफ्ट करते थे या बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, राइट. ऐसे ही सप्लाई कर्व कब शिफ्ट हो सकता है? Due to change in prices of factors of production, or sometimes due to change in prices of other goods, sometimes due to change in state of technology, sometimes due to change in taxation, etc. Right? अब हमें क्या पढ़ना है? हमें केवल ये वाला पोर्शन पढ़ना है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई और उसका इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. दैट्स इट. टॉपिक नंबर 11.5 और 11.6 और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आएगा आपके चैप्टर का, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर. हमें सिर्फ ये पढ़ना है. तो 4 डायग्राम्स ये अभी जो हम करने वाले हैं ये, और फिर आगे 2 डायग्राम्स जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. तो अच्छे से देखिए कैसे हम चेंज इन डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट पढ़ेंगे. बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से. सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक इक्विलिब्रियम का सिंपल डायग्राम बना देना है. इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाने के लिए आपको नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करनी है और फिर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनाना है. फिर मैं आपको समझाऊंगी कि अभी हम करने क्या वाले हैं. एक सिंपल इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लीजिए अपने अपने रजिस्टर्स में. सिंपल इक्विलिब्रियम डायग्राम जहां पे डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखना है आपको. तो ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है. इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है आपकी, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. साथ में मेंशन कर देती हूँ डीडी डिमांड कर्व और एसएस सप्लाई कर्व के बारे में. ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ली है, यहाँ पे मैंने प्राइस लिया है. ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मेरा डीडी डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये एस एस सप्लाई कर्व है. ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम तक तो आप सबने समझ ही रखा है. अब हम टॉपिक क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं कि सपोज ये मार्केट इक्विलिब्रियम पे है. मार्केट किस पे है? इक्विलिब्रियम पे है. अब बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, कुछ भी रीजन हो सकता है. सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज आ गया, या एनी फैक्टर, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर. तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझिए, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आएगा डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट. क्या आएगा डिमांड कर्व में? राइटवर्ड शिफ्ट. कुछ इस तरीके से, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं डिमांड वाले चैप्टर में. और ये आपका जो नया डिमांड कर्व है वो रहेगा D1 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 एंड
D1। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम था ई पॉइंट पे, ये प्राइस थी, लेकिन किसी रीजन से डिमांड बढ़ गई है, तो मैंने डिमांड कर्व को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, प्राइस के अलावा किसी रीजन पे डिमांड बढ़ गई। अब आप ऑब्जर्व करिए बेटा कि करंट प्राइस पे एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई है, फिर आप सब कुछ समझा पाएंगे कि री इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा। आप देखिए, सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस थी 10 रुपीज और वहां पे डिमांड भी थी 100, सप्लाई भी 100 थी। अब सप्लाई तो अभी भी 100 है, बट डिमांड बढ़ के 120 हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया है, तो यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ये एक्सेस डिमांड अगर आप ग्राफ पे नोटिस करेंगे तो कैसे आपको नोटिस करना है, देखें जरा ध्यान से। ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस, कौन सी वाली, यहाँ वाली इक्विलिब्रियम प्राइस है ये, और ये जो लेवल है ये आपका शो कर रहा है एक्सेस डिमांड को। ये जो एरो अभी लगाया है मैंने, ये इतनी एक्सेस डिमांड है, कितनी, एक बार आप इसको देखें, मैं ग्रीन जो लाइन बना रही हूँ, ग्रीन एरो, ये वाला पोर्शन, ये एक्सेस डिमांड है कि भैया इक्विलिब्रियम पे आपकी प्राइस तो थी ये, पर अब इक्विलिब्रियम पे आपकी डिमांड कितनी है, इतनी ज्यादा है। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अब देखिए, क्या आपको अच्छे से पता है कि एक्सेस डिमांड का प्रेशर प्राइस को इंक्रीज कर देता है? बिल्कुल। तो आप देखिए, ये जो नया इक्विलिब्रियम आया है, इस न्यू इक्विलिब्रियम तक आने के लिए प्राइस इंक्रीज हो गई है, क्योंकि एक्सेस डिमांड हो गई थी, तो एक्सेस डिमांड के प्रेशर ने प्राइस को इंक्रीज किया। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड थोड़ी सी पीछे गई, सप्लाई थोड़ी सी आगे आई, और ये तब तक चला जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्राफ पे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है, देखें जरा ध्यान से। ये कितना कंज्यूमर खरीदना चाह रहे थे जब डिमांड इंक्रीज हुई तो, राइट, लेकिन सप्लायर सिर्फ इतना ही बेचना चाह रहे थे। सप्लायर कितना सेल करना चाह रहे थे, ये रेड लाइन जितना, और बायर कितना परचेज करना चाह रहे थे, ये पिंक लाइन जितना। तो ये शो कर रहा था कि ये रेड लाइन से पिंक लाइन के बीच का गैप क्या है, एक्सेस डिमांड है। ऐसे में इस एक्सेस डिमांड के प्रेशर ने क्या किया, प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो गई, रेड लाइन से ऊपर हो गई, ग्रीन लाइन तक गई। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने आपके लिए ब्राउन लाइन लगाई है, थोड़ी सी थिक ब्राउन लाइन, ये न्यू इक्विलिब्रियम है और ये न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्योंकि अब आप देखो, जो नया वाला डिमांड कर्व है ये आपके नए वाले सप्लाई कर्व के इक्वल, ये आपका नया डिमांड कर्व और ये आपकी सप्लाई जो पुरानी ही है अभी भी, है ना। तो ये इक्वल कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये नया इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हुआ क्या क्या, ये जरा ऑब्जर्व करें। इस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए सप्लाई थोड़ी सी आगे आई और डिमांड थोड़ी सी पीछे गई, ये हमने पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है कि जब, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया, डिमांड पीछे गई, हाँ वही बोला, डिमांड थोड़ी सी कम हुई, सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हुई, क्यों, क्योंकि प्राइसेस अप हो रहे हैं। अब इस ग्राफ को एक बार दोबारा समझिए तसल्ली से, पहले कंसेप्ट समझिए और फिर ये ग्राफ समझिए। सपोज आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ जब प्राइस थी ₹10, कितनी, 10 रुपीज, डिमांड थी 100 और सप्लाई भी थी 100, तो इक्विलिब्रियम तो वही आता है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। अब सप्लाई तो 100 की 100 रही, लेकिन किसी रीजन से अगर डिमांड 120 हो गई तो हम पढ़ेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम पे इंपैक्ट क्या होगा। सप्लाई 100 थी पर डिमांड 120 हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो हमने कल डिस्कस किया था ना कि एडजस्टमेंट दोनों की तरफ से चलेगा, थोड़ा सा डिमांड एडजस्ट करेगी और थोड़ा सा सप्लाई एडजस्ट करेगी। तो पहले तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए सभी बच्चे कि जैसे ही डिमांड बढ़ी, करंट प्राइस पे एक्सेस डिमांड हो गई है, 20 यूनिट से डिमांड ज्यादा है,
अब आपको पता है एक्सेस डिमांड का प्रेशर इस प्राइस को बढ़ाएगा। एक्सेस डिमांड की वजह से ये प्राइस क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। जब ये प्राइस इंक्रीज होगी तो ये डिमांड थोड़ी सी फॉल होगी, ये सप्लाई थोड़ी सी राइज होगी, और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाते। डिमांड 10 यूनिट से कम होगी और सप्लाई 10 यूनिट से बढ़ेगी। प्राइस बढ़ी तो डिमांड 120 से 110 हो जाएगी, और प्राइस बढ़ी तो सप्लाई 100 से 110 हो जाएगी, क्योंकि डिमांड पीछे आ जाती है और सप्लाई आगे चली जाती है। ये तब तक एडजस्ट हुए जब तक दोनों बराबर नहीं आ गए, राइट। तो जैसे ही एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई तो री इक्विलिब्रियम पे आने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों ने खुद को एडजस्ट किया। अब मुझे जल्दी से थम्स अप देके बताइए, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। देखते हैं आगे। तो कंसेप्ट हमने समझ लिया है। एक बार दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ को, अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सिंपल ग्राफ बनाना है इक्विलिब्रियम वाला। सिंपल इक्विलिब्रियम ग्राफ जैसे आप बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, और जहां पे ये डिमांड और सप्लाई इक्वल, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हमने यहां तक सारा समझ लिया। एक बार के लिए बेटा मैंने लेबलिंग नहीं की है, मैं अभी कर दूंगी ग्राफ बना के, ठीक है। वैसे आपको पता है अच्छे से, अभी इसकी लेबलिंग भी कर देंगे हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद में मैं ले आती हूँ डिमांड कर्व को आगे। अब मैं एक बार ये इतने ग्राफ की लेबलिंग कर देती हूँ आपके लिए। क्या किया है मैंने, देखिए, ये ओरिजिन, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये था मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व, और ये था मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व। यहां तक सभी बच्चों को आ गया? वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस आपको पता ही है। अब ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का था, जहां पिंक लाइंस आपस में, ये जो मैंने इंटरसेक्ट करके पॉइंट ई बनाया, ये हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब देखिए, अगर हमारी डिमांड बढ़ गई, हमें ये पढ़ना है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है सेम प्राइस पे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने एरो लगाया है डिमांड कर्व का शिफ्ट होने वाला, ये समझ में आ गया क्या? इसका पास में आपको एक अलग से ग्राफ बना के समझा देती हूँ मैं। ये अभी मैंने एरो क्यों बनाया, ये देखिए, जब प्राइस सेम रहती है पर सेम प्राइस पे बायर पहले से ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा डिमांड कर्व ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये वही बता रहा है, डिमांड कर्व आगे शिफ्ट होगी। जल्दी से थम्स अप देके बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर आगे देखिए। अब जैसे ही ये डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से करंट इक्विलिब्रियम प्राइस पे, ये P मेरी करंट इक्विलिब्रियम प्राइस थी, इस पे एक्सेस डिमांड आ गया है। देखिए, इस पे एक्सेस डिमांड कितना, ये इतना, इतनी डिमांड ज्यादा हो गई है। यानी अब बायर्स इतना परचेज करना चाहते हैं, लेकिन सप्लायर अभी भी पिंक लाइन जितना ही सेल करना चाहते हैं। तो एक्सेस डिमांड के प्रेशर ने क्या किया? एक्सेस डिमांड के प्रेशर ने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज हुई, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये आपका इक्विलिब्रियम था। पहले मैं नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा ये बना के बता देती हूँ, और फिर समझा देती हूँ कि कैसे क्या हुआ। नया इक्विलिब्रियम मैं एक थिन लाइन से बना रही हूँ, और कलर यूज कर रही हूँ मैं इस नए इक्विलिब्रियम के लिए ग्रीन, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। देखिए, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम है, जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है ना, थिन सी ग्रीन लाइन जो ड्रॉ की है, ये न्यू इक्विलिब्रियम है। विजिबल है सबको? राइट। तो अब ये नए इक्विलिब्रियम पे आप देखिए प्राइस इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है? क्योंकि एक्सेस डिमांड के प्रेशर ने प्राइसेस को बढ़ाया। लेकिन जब प्राइस बढ़ी तो आप देखिए डिमांड थोड़ी सी पीछे गई,
जो कंज्यूमर इतना परचेज करना चाहते थे, अब उन्होंने अपनी डिमांड को कम करके वो ग्रीन लाइन तक ले आए हैं। और जो सप्लायर इतना पिंक लाइन जितना सेल करना चाहते थे, इन्होंने अपनी सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और अगर मैं कर्व की बात करूं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए मैंने ब्लू एरो से जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये डिमांड कर्व पे आ गया है कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई। और सप्लाई कर्व पे आ गया है एक्सपेंशन, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई। ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कब तक चला? जब तक मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, जब तक मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो गई है। तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है E1 पे, जहां पे क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा है और प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा है। इज इट ओके? अब आप इसको बताएंगे कैसे? इसको कुछ इस तरीके से बताएंगे कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, it creates a situation of excess demand at equilibrium. इसने excess demand create कर दिया। फिर क्या बताएंगे? pressure of demand will increase the prices. डिमांड इंक्रीज हुई तो एक्सेस डिमांड आई, एक्सेस डिमांड के प्रेशर ने प्राइस को इंक्रीज किया। उसके बाद में आपको पता ही है प्राइस इंक्रीज होती है तो दो चीजें होती है, क्या क्या? क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी बढ़ती है। और ये दोनों कब तक चलेंगे? ऐसा कब तक करेंगे? जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं आ जाते। लैंग्वेज फॉर्म में भी यही बताना है, ग्राफ में भी यही बताना है, और ये बता के अपने नंबर स्कोर कर ले। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए अब आप देखिए, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पे है और डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम पे था, किसी रीजन की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई, तो डिमांड डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट होगा ये समझते हैं। बहुत आसान है, मैं सिर्फ ग्राफ बना रही हूँ, बाकी चीजें सारी आप बताएंगे। जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले आप भी ग्राफ बना लीजिए। नॉर्मल मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपको बनाना है। तो ये मैंने एक्सिस बनाया और ये मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ले लिया, और इसके बाद में मुझे अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व लेना है। तो देखें, ये मैंने आपके लिए अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना दिया, और ये दोनों जहां पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने उसको कह दिया पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक तो बहुत सिंपल चीजें हैं, यहां तक तो वही ग्राफ है जो हमने अभी तक इस चैप्टर में बनाना सीखा है। ठीक है, मार्किंग कर देती हूँ, लेबलिंग कर देती हूँ। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, पॉइंट ई इक्विलिब्रियम, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, अगर किसी रीजन से डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अगर किसी रीजन से डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ये पीछे की तरफ, अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम आता है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। तो इस बार डिमांड और सप्लाई कहाँ इक्वल है? देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, दिख रही है ना आपको? डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व तो पुराना ही था, डिमांड कर्व नया वाला, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस येलो पॉइंट पे, और ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो बट ये ऐसा हुआ कैसे? कैसे आपका इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, E1 हो गया? ये समझते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम पे मार्केट था, किसी रीजन से डिमांड कम हुई, तो जैसे ही डिमांड कम हुई, करंट प्राइस पे एक्सेस सप्लाई हो गया। डिमांड भी 100 थी, सप्लाई भी 100 थी, लेकिन डिमांड डिक्रीज होके 80 हो गई, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस सप्लाई हो गया है। एक्सेस सप्लाई का प्रेशर हमेशा क्या करता है? प्राइस को रिड्यूस करता है। तो एक्सेस सप्लाई के प्रेशर ने प्राइस को कम किया। जब प्राइस कम हुई तो डिमांड थोड़ी सी आगे आई, सप्लाई थोड़ी सी पीछे गई, और ये तब तक चला जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ गया। तो देखिए, अगर हम डायग्राम में बात करें, ध्यान से समझना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी, ये न्यू डिमांड, ये पुराना इक्विलिब्रियम, तो ये रहा एक्सेस सप्लाई। सप्लायर तो इतना सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अब डिमांड डिक्रीज होने की वजह से इतनी रह गई,
तो ये जो एक्सेस सप्लाई है, ब्लैक एरो एक्सेस सप्लाई को शो कर रहा है, इस एक्सेस सप्लाई ने प्राइस को कम किया। जब प्राइस कम हुई तो आप देखिए डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, डिमांड कर्व में एक्सपेंशन आ गया है, डाउनवर्ड मूवमेंट, और सप्लाई थोड़ी सी आगे पीछे चली गई है। नहीं, प्राइस डिक्रीज हुई है, हाँ बिल्कुल, सप्लाई थोड़ी सी पीछे चली गई है, सप्लाई कर्व में भी डाउनवर्ड मूवमेंट आया है, कॉन्ट्रैक्शन। ये तब तक चला जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ये देखिए बायर्स जितना खरीदना चाहते थे और सप्लायर रेड लाइन जितना सेल करना चाहते थे, तो प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई और प्राइस के कम होते ही वापस से एडजस्टमेंट आया। ये हम समझेंगे हमारी मंडे की क्लास में और अच्छे से दोबारा। तब तक के लिए मैं आपको बुक से बता देती हूँ आपको कौन सा पोर्शन रीड करना है। देखिए जरा ध्यान से, ये इंक्रीज इन डिमांड, ये ग्राफ जो बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ऊपर वाली जहां पे दोनों इक्वल है डिमांड और सप्लाई, ये आपको न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये न्यू पॉइंट E1 इक्विलिब्रियम। नेट इंपैक्ट क्या होगा? प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। इसको लैंग्वेज फॉर्म में बता रखा है, समझा मैंने आपको दिया है कि ये हुआ कैसे। और ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड वाला नेट इफेक्ट बता रखा है कि प्राइस भी कम हो गई, क्वांटिटी भी कम हो गई। ये आपको यूं ही हाईलाइट करके बताना होता है जैसे बुक में बता रखा है, और क्यों हुआ ये मैंने आपको समझा दिया है, क्यों और कैसे हुआ ये समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई जब इंक्रीज होती है तब क्या होता है और सप्लाई जब डिक्रीज होती है तब क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला सारा पोर्शन हम डिस्कशन में लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड मेक श्योर यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज टॉपिक्स, ग्राफ बना बना के, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपने कर ली है। ओके एवरीवन, गुड बाय।